दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 2 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर इवनिंग बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया में यूरेनियम के मिले निशान। क्या ईरान की मदद से बशर अल असद बना रहे थे न्यूक्लियर बम? सऊदी अरब में गिरी यमन के हूथीज की मिसाइलें। रेड सी में भी हलचल तेज। गजा पर कब्जा करने को लेकर नेतन्याहू हुकूमत और आईडीएफ चीफ फिर हुए आमने सामने। आईडीएफ चीफ ने कट्टरपंथी मिनिस्टर्स से पूछा 7 अक्टूबर को तू कहां था? और रूस ने तेज किए यूक्रेन पर हमले। यूक्रेन ने 24 घंटे में खोए 1300 फौजी। बहुत ही अहम खबरें हैं आज के इस शो में। पहली खबर आपके सामने रखते हैं एक सवाल के साथ। क्या बशर अल असद सीरिया में न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन्होंने ईरान की मदद ली थी बम बनाने के लिए? ये सवाल अब और ज्यादा तगड़ा हो गया है क्योंकि 2 सितंबर को एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। सीरिया में यूरेनियम के निशान मिले हैं। आईएईए यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने सीरिया में ऐसे निशान पाए हैं जो साल 2007 में इसराइल की बमबारी में तबाह हुई एक बिल्डिंग से जुड़े हैं। एजेंसी का मानना था कि वो बिल्डिंग शायद एक छुपा हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर था। यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा कि सीरिया में बहुत पहले से ही इसराइल हमले करता आ रहा है। उसने ये बिल्डिंग 18 साल पहले तबाह की थी, जब सीरिया में कोई सिविल वॉर भी नहीं छिड़ी थी और बशर अल असद भी उसका कुछ नहीं कर पाए थे। सीरिया की सरकार यानी बशर अल असद की हुकूमत कहती थी कि वो साइट सिर्फ एक आम मिलिट्री बेस था, लेकिन आईएईए ने 2011 में कहा था कि वो बिल्डिंग बहुत हद तक एक छुपा हुआ रिएक्टर हो सकता था, जिसे सीरिया को आईएईए को बताना चाहिए था। इस खबर के आने के बाद चर्चा ये हो रही है कि शायद अपने दोस्त बशर अल असद को ईरान ने न्यूक्लियर कुव्वत हासिल करने की कुछ टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई थी। आईएईए ने पिछले साल फिर से कोशिश की और 3 नामालूम जगहों पर एनवायरमेंटल नमूने लिए जो दीर अल जोर साइट से जुड़ी हो सकती थीं। इन नमूनों में नेचुरल यूरेनियम के पार्टिकल पाए गए और उनकी स्टडी बताती है कि ये यूरेनियम पार्टिकल इंसान के बनाए हुए थे, यानी केमिकल प्रोसेसिंग के ज़रिए बनाए गए थे। हालांकि ये यूरेनियम एनरिच्ड नहीं था, यानी बम बनाने के काबिल नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता था। रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि इन निशानों का मतलब क्या है, लेकिन सीरिया ने बताया कि उनके पास इस यूरेनियम के होने का कोई जवाब नहीं है। इस साल जून में आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी ने सीरिया के सदर अहमद अल शरा से मुलाकात की और कहा कि एजेंसी को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मदद चाहिए ताकि सीरिया की पुरानी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को समझा जा सके। आईएईए ने कहा कि वो दीर अल जोर साइट पर फिर से जाएंगे और बाकी साइट्स के नमूनों को भी परखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोसेस के पूरा होने और नतीजों को परखने के बाद ही सीरिया की पुरानी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लेकर खुलासे और नतीजे सामने आ पाएंगे और तभी शायद इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या केमिकल वेपन्स के अलावा बशर अल असद न्यूक्लियर वेपन बनाने की भी तैयारी में थे और इसमें क्या ईरान का उन्हें कोई साथ मिला था या नहीं। दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर की मौत का बदला लेने के लिए हूथीज हर रोज़ इसराइल पर हमला कर रहे हैं और आज फिर 2 सितंबर को यमन की तरफ से 2 मिसाइलें दागी गईं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मिसाइलें इसराइल तक पहुंची ही नहीं। आईडीएफ यानी इसराइल की फौज ने इन्हें इंटरसेप्ट भी नहीं किया और ये मिसाइलें सऊदी अरब में ही गिर गईं अपने आप। बाद में इस्राएली एयरफोर्स ने यमन से उड़ाए गए एक ड्रोन को रोक दिया। ये कहा गया आईडीएफ की तरफ से ये ड्रोन इसराइल की ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट हो गया। इसे इसराइल ने इंटरसेप्ट किया, इसीलिए इसराइल में कोई सायरन भी नहीं बजा क्योंकि ये उसकी हुदूद में नहीं पहुंचे। हूथीज की मिसाइलें सऊदी अरब में खुद गिर गई या सऊदी अरब ने अपने एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की वजह से उन्हें मार गिराया, अभी ये ना तो क्लियर है और ना ही दुनिया की किसी अखबार ने इसके बारे में कोई जानकारी दी है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेड सी में हलचल तेज़ हो गई है। कल एक जहाज़ पर हमला हुआ था और लग रहा है कि हूथीज कोई बड़ा बदला लेने वाले हैं। हूथीज जो ईरान के सपोर्ट से काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से इसराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं गजा की हिमायत में। हालात और बिगड़े जब पिछले हफ्ते इसराइल की हवाई कार्रवाई में हूथीज के प्राइम मिनिस्टर और उनके कई मिनिस्टर्स मारे गए। इस पर हूथीज की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशंस में यूएन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि इसराइल पर इंटरनेशनल कानून का पालन करने के लिए प्रेशर बनाया जाए
उन्होंने कहा कि उनका गजा का सपोर्ट भी इंटरनेशनल कानून के तहत ही है और वो फ़लस्तीन की जंग खत्म होने तक अपनी पोजीशन ऐसे ही बनाए रखेंगे। हालांकि ना तो यूएन और ना ही यूरोपीय यूनियन हुथीस को यमन की जायज़ सरकार मानते हैं और यूएन ने हुथी को आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। तो ऐसे में वो हुथीस की अपील क्यों सुनेंगे? तू कहाँ था उस दिन, ये डायलॉग आईडीएफ चीफ का है, क्योंकि इस्राएली हुकूमत और आईडीएफ के बीच फिर से टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन में कोई ये तो नहीं पूछेगा आप कहाँ थे, भले आप मुंह से निकले, लेकिन अंदर का भाव तू वाला ही होता है। गजा में जंग के अगले पड़ाव पर बात करने के लिए हुई इसराइल की कैबिनेट मीटिंग में इसराइल की फौज और मिनिस्टर्स में फिर से टकराव हो गया। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ामिर ने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को सख्त पैगाम दिया और पूछा, तुम लोग तो 7 अक्टूबर के दिन भी कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, और तुम हम पर प्रेशर डाल रहे हो हमास को हराने का, वो भी इतनी जल्दी। 7 अक्टूबर को तुम कहाँ थे? 8 तारीख 9 तारीख तुम कहाँ थे तब? और तुम्हें अब याद आया 2 साल बाद कि हमास को फौरन हराओ। ज़ामिर ने मीटिंग में कहा कि जब मैंने ये ओहदा संभाला उस वक्त गजा पर कंट्रोल नहीं था, आज 70% गजा पर हमने कंट्रोल पा लिया है। हालांकि ज़ामिर और दूसरे सिक्योरिटी चीफ गजा सिटी पर सीधे हमले के बजाय कई मरहलों में, कई फेजेस में होस्टेज रिलीज डील करने और सीज फायर की प्लानिंग पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि सीधे मिलिट्री कब्जे से हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग ने एक बार फिर से दिखा दिया कि नेतन्याहू की हुकूमत और आईडीएफ के बीच भरोसे और स्ट्रेटजी को लेकर कितना बड़ा फ़र्क है। इनके लिए गजा को तबाह करना तो आसान है, लेकिन उस पर कब्ज़ा बना कर रखना बेहद मुश्किल। इसराइल के अपोजिशन के लीडर यायर लैपिड हैं और इन्होंने एक बयान दिया है कल रात, जो मेरे पास था सुबह से, लेकिन बड़ा ख़ास बयान था। अब इसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में सामने आपके रखने जा रहा हूँ। यायर लैपिड ने ये कहा है कि अगर नेतन्याहू फिर से हुकूमत में आया, अगर ये सरकार चलती रही तो ज़ायनिज़्म का ख़ात्मा हो जाएगा, ज़ायनी ख़त्म हो जाएंगे। आप ये यकीन मानिए और लिख कर रख लीजिए। उसने कहा कि जिस तरह से हुकूमत चल रही है वो सिर्फ इसराइल को ख़ात्मे की तरफ ले जाती है। अगर ये 2 साल ऐसे ही चलते रहे तो आप समझ नहीं रहे हैं कि दुनिया में इसराइल के लिए क्या माहौल बन जाएगा। इसराइलीज आर फेसिंग द लास्ट चांस टू सेव द कंट्री। ये बोल रहे हैं कि इसराइल के लोग, अब उनके पास सिर्फ आखिरी मौका है अपने मुल्क को बचाने का। यायर लैपिड ने डिक्लेयर किया और कहा कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कोलिशन, उनका अलायंस अगर फिर से इलेक्शन जीत गया, इट विल बी द एंड ऑफ द ज़ायनिज़्म, और ये ज़ायनिज़्म का ख़ात्मा बन जाएगा। तो ये हैं तो सियासी बातें, लेकिन इसमें हकीकत की कहीं ना कहीं झलक तो मिलती है कि जिस तरीके से इसराइल खुलकर सामने आ गया है, ज़ायनिज़्म की सोच क्या है वो दुनिया के सामने आ गई है। और अगर हम पीछे 75 साल पहले चले आएँ तो कुछ हमें वहाँ से भी इशारे मिल जाएंगे। लिहाजा इन सब को अगर जोड़ा जाए तो ये वक्त इसराइलियों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त नहीं है। और अब खबर यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटों में रूस ने दावा किया है कि उसने इतने बड़े हमले किए कि यूक्रेन को लगभग अपने 1300 फौजी गंवाने पड़े। ये तास न्यूज़ एजेंसी है, रशिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी, जिसकी 2 सितंबर की शाम की हेडलाइन ये कहती है कि यूक्रेन ने स्पेशल ऑपरेशन जोन में अपने 1295 फौजी खो दिए पिछले 24 घंटे में। और ये बड़े ओहदेदारों की तरफ से दावा किया गया और इसमें बाकायदा पूरे बताया गया कि किस जोन में कितने फौजी मारे गए हैं। लगभग 1300 फौजी ख़त्म हुए, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इनका दावा कुछ और भी है कि रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन्हीं 24 घंटों में यूक्रेन की तरफ से दागे गए 158 फिक्स्ड विंग ड्रोन्स मारकर गिरा दिए नीचे, और ये फिक्स्ड विंग ड्रोन्स थे। और ये भी कहा गया कि रशियन फोर्सेस ने यूक्रेन की एक बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया है, और जो कि यूक्रेन की फोर्सेस के सपोर्ट में काम करता था। यहाँ से लॉजिस्टिक्स, हथियार वगैरह ये सब जाते आते थे। इसके अलावा उन्होंने कई बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक्स को, मिसाइल ट्रूप्स को, एरियल व्हीकल्स को, आर्टिलरी को, सबको हिट करने का दावा किया है रूस ने यूक्रेन के। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। और आज से भारत की खबरों का
नया प्रोग्राम आ रहा है खबर इंडिया की, ज़रूर देखिएगा।